Hello friends, welcome to online portal of Organic Chemistry with Saurabh Singh. Today we are studying about General Organic Chemistry lecture number 5. लेक्चर नंबर 5 में आज मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड फ्यूजन यानी कि बंधों का विदलन, और उसके पहले मैं एक टॉपिक बता देता हूं जिसका नाम होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है वह जो रिएक्शन रहेगा रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के दौरान प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को लोग अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ को लेके अभिक्रिया कराई गई उसी पदार्थ को लोग अभिकारक कह देते हैं, मतलब रिएक्टेंट कह देते हैं। रिएजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। और उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। तो बोला जाता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद कहते हैं। जैसे मैं एक ले लूं रिएक्शन A प्लस बी, इस टाइप में कर दिया A प्लस बी, और मान लो कि बन गया क्या आपका AB। तो आप बोलोगे कि यह जो A और B है, A प्लस बी, यह क्या है? आपके अभिकारक है, अभिकारक। और A और B जो बना है, AB जो बना है, इसका मतलब ये क्या हो गया? उत्पाद, उत्पाद हो गया। अब इसके बाद मैं इसको बता दूं आपको, तो रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट एरो बनता है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट मीन्स मध्यवर्ती, मध्यवर्ती कोई आपको पदार्थ बनेगा। अब ये जो मध्यवर्ती पदार्थ होता है, यानी कि जब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई अभिकारक ले लिया गया और उसको डायरेक्ट गर्म कर दिया तो तुरंत आपको कोई प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई अभिकारक लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो उनके अणुओं के मध्य कुछ अन्य प्रकार की घटना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती कहते हैं। और यह जो मध्यवर्ती होता है यानी कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। समझ में आया? रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट मिलाया गया तो इंटरमीडिएट होता है, फिर उसके बाद क्या बन जाता है? प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट समझाने से पहले मैं आपको बता दूं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन बंधों का विदलन। विदलन यानी कि बंधों का विदलन का मतलब क्या हो गया? बंधों का टूटना, बंधों का टूटना। यह जो बंधों का विदलन होता है, मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे मान लिया जाए मैं लिख दूं यहाँ पे H लिख दूं सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, और बोल दो कि बताओ HCl में ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको लोग क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि ये क्या कहलाएगा? तो बॉन्ड विजन यानी कि बंधों का विदलन कहलाएगा। तो यहाँ पे दो अणुओं के मध्य बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसी को लोग विदलन कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन या कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब ये जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, यह जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वह दो प्रकार का होता है।
बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार के। नंबर 1 होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसको कहते हैं समविदलन। दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा? तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब हो गया जैसे कि दो एटम हो गए ए और बी, यहां से लिख लेते हैं। जैसे ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड बना, ए और बी आपके दो ऑर्डर हो गए, उनके बीच एक सहसंयोजक का बंध हो गया जिसने यहां लिखा लिख दिया गया ए सिंगल बॉन्ड बी। और बोल दिया जाए कि यह जो ए और बी है इनमें ए और बी के मध्य जो एक बॉन्ड बना है, इसका मतलब यहाँ पे एक का इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेना और एक बी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है उसको हाफ कर्व्ड एरो के द्वारा, क्या बोला गया कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हाफ कर्व्ड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाफ कर्व्ड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाफ कर्व्ड एरो इस और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो होता है आपका कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो मींस होता है वक्रीय तीर, जिसे कहते हैं वक्रीय तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वक्रीय तीर कैसे बनता है? इस टाइप, ठीक है, इस टाइप वक्रीय तीर बनता है। अब बोला जाता है कि यह जो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है, इसमें जो टेल है, टेल मतलब कह सकते हैं इनिशियल फॉर्म या कह सकते हैं इनिशियल स्टेज, और ये जो आपका एरो का जो हेड है वह क्या होता है, किसको प्रदर्शित करेगा? तो आप बोलोगे कि यह जो एरो है इसका जो टेल होता है वह इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक स्थिति को और इसका जो हेड होता है वह इलेक्ट्रॉन की अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, इसको कर लीजिए आप। चलिए जैसे मैं लिख दूं यहां पे कार्बन, या इस टाइप में बनाते हैं ए सिंगल बॉन्ड बी, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए बी बन गया। और ए बी के मध्य हो रहा है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी कि समविदलन हो रहा है। तो समविदलन मीन्स होता है जैसे ए और बी दो के बीच सहसंयोजक का बंध बना है, तो यहां पे दोनों की साझेदारी के द्वारा जो सिंगल बॉन्ड बना है, मान लिया जाए कि इसमें दो पड़ोसी, जैसे आप लोग मान लिया जाए कि इसमें क्या बोला गया कि दो पड़ोसी, एक पड़ोसी ए है और दूसरा पड़ोसी क्या है? बी। दोनों पड़ोसियों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। दोनों पड़ोसियों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। मान लो ए और बी दोनों पड़ोसियों के बीच जब आपस में खूब बनती थी तो इनके बीच क्या हो गया? बॉन्डों की साझेदारी या कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बन गई। अब खुदा न खास्ता कह सकते हैं कि ए और बी दो पड़ोसी के बीच आपस में नहीं बनती है, तो क्या होता है कि ए वाला अगर इलेक्ट्रॉन बी को दिया रहता है तो उससे वापस ले लेता है, और बी वाला अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहता है ए को तो अपना वापस मांग लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? मांग लेता है। जैसे अब ए और बी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 2 पड़ोसी हो गए ए और बी, और बोल दिया जाए कि ये जो बी वाला है, बी से ए का झगड़ा हो गया, तो यह बी वाला कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस कर दो, और ए वाला कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे देखो ए हो जाएगा ए के ऊपर फ्री रेडिकल और बी के ऊपर एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे अगर किसी भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर डॉट सिंगल डॉट रहता है, सिंगल डॉट को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल मींस मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। अब इसके बाद जैसे ए हो गया और बी, ए और बी हो गया, और इनके मध्य ए और बी के मध्य होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब विषम विदलन। अगर विषम विदलन होता, विषम विदलन का मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का बात करें, तो विद्युत ऋणात्मकता मान लो कि यह जो आपका ए है, ए के पास विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। जैसे मैंने क्या बोला कि ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और इनके लिए कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और बोला गया कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा। जब विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस आएगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं आपको, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब यह होता है कि जो परमाणु या जो एटम्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, उसी को लोग कहते हैं वह अधिक विद्युत ऋणात्मक है। यानी कि कह सकते हैं कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा प्रवृत्ति होती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होती है। मतलब जैसे मैंने क्या बोल दिया कि ए ग्रेटर देन बी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ए है उसका मान ज्यादा है किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। तो अब बताओ, जब ए की अपेक्षा बी के पास, जब बी की अपेक्षा ए के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति यानी कि नेचर ज्यादा है, तो बताओ ये क्या करेगा? ए वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अपने पास खींच लेगा। और बोला गया कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व डायग्राम, मतलब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कर्व एरो यानी कि वक्रीय तीर से प्रदर्शित किया जाता है। और बोल दिया गया कि ए वाला, ए अगर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा तो बताओ ए के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज। और बी के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब आप बताओगे कि एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच डबल इलेक्ट्रॉन थे, और ए वाले की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया। इसी प्रकार अगर हम लिख दें ए और बी के बीच अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और बोला जाए कि यह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है, तो इसमें बोल दिया जाए कि ए का जो मान है वो किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा कम है। तो आप बोलोगे जब इनके मध्य कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। जब इनके मध्य हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, तब यह क्या बोलेगा कि बी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपने पास ज्यादा खींच लेगा, बी अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो प्लस। तो बी के पास यहाँ पे देखिएगा सिंगल बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या देगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। समझ में आया आपको? अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कार्बन आयन के बारे में बता दूं, कार्बन ऋण आयन के बारे में बता दूं, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बता दूं आपको। तब उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। और इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन में आपको कई इफेक्ट पढ़ने होंगे।
ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा पढ़ने को, जिसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मिलेगा, जिसको कहते हैं अतिसंयुग्मन प्रभाव कहते हैं, या इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा रेजोनेंस के बारे में, या मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कह सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो इस प्रकार आपको कई इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और उस इफेक्ट को मैं एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा आपको, और आप मेरे साथ लगातार बस जुड़े रहिए। वास्तव में आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, बस आपसे यही निवेदन है। अब आगे चलते हैं, लोग कार्बन धन आयन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन धन आयन के बारे में पढ़ेंगे। कार्ब धन आयन, या इसी को बोला जाता है कार्ब केटायन। केटायन होता है कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्ब ऋण आयन इसे कहते हैं, कार्ब ऋण आयन, जैसे कार्ब एनायन कहते हैं, कार्ब एनायन या कार्बन एनायन कह सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, मतलब फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे आप। कार्ब धन आयन किसे कहते हैं? तो कार्ब धन आयन, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है आपका कार्बन और एक है आपका केटायन, मतलब कार्ब है और धन आयन। मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्ब धन आयन कहते हैं, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कार्ब ऋण आयन कहते हैं। अगर कार्बन के ऊपर केवल और केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है या एक सिंगल डॉट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। अब कार्ब केटायन का मतलब, इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब केटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटायन इज आल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट, कार्ब ऋण आयन, इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब एन आयन। अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्ब ऋण आयन कहते हैं। जैसे कार्ब धन आयन का मतलब क्या हो गया? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और कार्ब एन आयन का मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। कार्बन मुक्त मूलक, इफ कार्बन हैविंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ कार्बन हैविंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल। इफ कार्बन हैविंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्री रेडिकल। ये तो समझ में आ गया। अब यह बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस टाइप में बना दूं आपके सामने, ठीक। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1 समझने का प्रयास करें। यहां पे देखिएगा, ये जो कार्बन और ए का मतलब हो गया कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब समूह का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी समूह जुड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ए जुड़ दिया। ए कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसकी जगह पे मान सकते हो आप कोई एलिमेंट्स। तो कार्बन और ए के बीच मान लो कि ये जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता है ए की तुलना में सी की ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा। तो बताओ मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो सी है यानी कि कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसकी अपेक्षा? ए की अपेक्षा। तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा कौन? कार्बन। तो कार्बन जब अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे माइनस चार्ज और आपको पता है कि यह जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसके ऊपर। फिर प्लस, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज। ठीक है, समझ में आया? एक एक पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा इसमें ये जो कंपाउंड दिया गया, मान लो कि इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है किसकी अपेक्षा? ए की अपेक्षा। तो आपको पता है कि जो कमजोर रहेगा, जो कमजोर रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मजबूत वाला। मजबूत वाला मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। ए के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। तो जब ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो ए कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया है अपना, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना दिया है एक को, तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिएगा मैंने अभी क्या बताया? इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब कार्बन ऋण है, कार्ब ऋण है। इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनियम, कार्बोनियम या कार्बोनियम, कार्बन। अब इसमें मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ए के मध्य, कार्बन और ए परमाणु के मध्य दोनों के बीच बराबर बराबर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो अगर ए और सी के मध्य कह सकते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इनके बीच बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो क्या होगा? आपका होमोलिटिक होगा, होमोलिटिक होगा। और इनके मध्य कौन सा होगा? हेट्रोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा। तो होमोलिटिक का मतलब कि यह वाला ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सी वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बताओ जब सी वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर इस टाइप का जाएगा। इस टाइप का मतलब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ए के ऊपर भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन के ऊपर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। आया समझ में? मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए आप लोग इसको पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। कर लीजिए। कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या होता है? बोला जाता है कि जब दो अणुओं के मध्य, जब दो अणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक, जब दो अणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह की ओर होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। और यह जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, या इसी को बोला जाता है पारगमन प्रभाव, पारगमन प्रभाव। चलिए, बोला गया प्रेरणिक प्रभाव या पारगमन, जिसे कहते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है आई इफेक्ट, आई इफेक्ट। और दूसरा होता है अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और अगला मिलता है जिसका नाम होता है मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या बोला जाता है यंग इफेक्ट, यंग इफेक्ट। फिर इसके बाद अगला जो चौथा नंबर है वो मिलेगा आपको अनुनाद, अनुनाद के बारे में पढ़ना, मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में पढ़ना। और लास्ट जो टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने को, उसका नाम होगा
इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है भाई, इसी को हम बोलते हैं ई इफेक्ट, ई इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव इसे कहेंगे पारगमन प्रभाव, अतिसंयुग्मन, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह जो टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा के लिए। जब से आपको केमिस्ट्री का नाता रहेगा, जब तक केमिस्ट्री से नाता रहेगा, वास्तव में आपको यह मिलता रहेगा। और यह बहुत आसान तो है नहीं, लेकिन आसान बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।